अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 2 दलित बहनों की लाशें दरख्त से लटकी हुई हालत में बरामद होने के मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुलिस ने दावा किया कि मुजरिमीन ने पहले लड़कियों से दोस्ती की और फिर असमत दरी के बाद उनका कत्ल कर दिया। तमाम मुजरिमीन आपस में दोस्त हैं और 2 ने अपने जुर्म का इतराफ भी कर लिया। पुलिस के मुताबिक दोनों लड़कियों का गला दबाकर कत्ल किया गया और उसके बाद मुजरिमीन ने शवाहिद मिटाने की कोशिश की। तमाम मुजरिमीन आपस में दोस्त हैं और लालपुर के रिहायशी हैं। मुजरिमीन दोनों बहनों को बहला फुसला कर खेत में ले गए थे और उनको अगवा नहीं किया गया था। पुलिस ने कहा कि लवाहिकीन की मौजूदगी में पोस्टमार्टम किया गया। पुलिस ने मुजरिमीन के खिलाफ सेक्शन 302, 306 और दीगर रिलेवेंट सेक्शंस के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इसके अलावा मुजरिमीन पर पॉक्सो कानून के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। लखीमपुर खीरी के SP संजीव सुमन ने मीडिया को दिए गए बयान में कहा कि 2 सगी बहनों के कत्ल के सिलसिले में 6 मुजरिमीन को गिरफ्तार किया गया है। मुजरिमीन की शिनाख्त छोटू, जुनैद, सोहेल, हफीजुर रहमान, करीमुद्दीन और आरिफ के तौर पर हुई। जुनैद को पुलिस ने मुकाबले के दौरान गिरफ्तार किया जिसके पैर में गोली लगी। उन्होंने कहा कि मुजरिमीन की दोनों बहनों से दोस्ती थी। गुज़िश्ता रोज सोहेल और जुनैद उन्हें फुसलाकर खेत में ले गए और उनके साथ असमत दरी की। जब लड़कियों ने मज़ाहमत की तो सोहेल, हफीज और जुनैद ने उन्हें कत्ल कर दिया। इसके बाद उन्होंने करीमुद्दीन और आरिफ को बुलाया, लाशों को लटका दिया और सबूत मिटाने की कोशिश की। उन्होंने छोटू लखीमपुर खीरी के लालपुर गांव का रिहायशी है। छोटू लड़कियों का पड़ोसी है और उसने ही उनका तारुफ मुजरिमीन से करवाया था। उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इंडिविजुअली फ्रेंड्स, ये फ्रेंडशिप रिसेंट थी। उनको फुसलाया गया था, बहलाया गया था। देयर वाज नथिंग विच हैड कम टू आवर नोटिस विच वाज आपत्तिजनक। कोई भी आपत्तिजनक बात ऐसी नहीं थी, लेकिन कल बहला फुसला के इन लोगों को खेत में ले जाया गया है और उनसे इच्छा के विरुद्ध उनसे वहाँ पे उन लोगों ने शारीरिक संबंध बनाए, सोहेल और जुनैद। इन लोगों की बात अभी तक हुई है, बाकी PM में आएगा। जो सभी के कपड़ों को लेकर के और सभी के शारीरिक परीक्षण करवाए जा रहे हैं। डिटेल में जो भी आएगा, देखिए मैं आपको पहले ही बताया कि इट्स अ प्रायर इन्वेस्टिगेशन। ये प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज़्यादा डिटेल डाइवर्ज कर पाना हमारे लिए संभव नहीं है। जो हमने प्राथमिक पूछताछ में चीज़ें पता की हैं वो आपसे बताई हैं। इसमें चीज़ें नहीं, सभी लोग जो 6 के 6 लोग हैं, सभी लोग हमारी हिरासत में हैं। इसमें एक लड़का जिसने इंट्रोडक्शन करवाया, जिसने मित्रता करवाई, छोटू। उसके बाद ये 3 लड़के, उसके बाद वो 2 लड़के, टोटल मिला के 6 लोग हैं। अभी तक इन 2 लोगों ने स्वीकार की है। अगर कोई और बात निकल के आएगी तो हम लोग उस पर और भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। वो इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रोसेस है। PM में अगर कोई बात अन्यथा आती तो विल लेट यू नो। PM अभी चल रहा है और पैनल से करवाया जा रहा है, उनके परिवार के प्रेजेंस में करवाया जा रहा है। कल ये अफवाह भी उड़ाई गई थी कि PM करवा दिया गया जबरदस्ती। परिवार के नॉलेज के बिना, परिवार के इच्छा के बिना हमने एक लखीमपुर खीरी वाक़े पर कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने सख्त रद्द अमल दिया है। उन्होंने ट्वीट किया कि लखीमपुर में 2 नाबालिग दलित बहनों का दिन दहाड़े अगवा के बाद कत्ल एक इंतहाई परेशान कुन वाक़या है। असमत दरी करने वालों को रिहा कराने और उनकी इज्जत करने वालों से ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ की तवक्को नहीं की जा सकती। हमें अपनी बहनों और बच्चियों के लिए मुल्क में महफूज माहौल बनाना है। सुप्रीम कोर्ट ने तालीमी इदारों में हिजाब पहनने पर पाबंदी के खिलाफ दाखिल अर्जियों पर समाअत करते हुए आज इंतहाई अहम तबसरा किया। जुमेरात के रोज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसूल के मुताबिक तालीमी इदारों को अपना यूनिफॉर्म तय करने का इख्तियार है और हिजाब यूनिफॉर्म से अलग एक चीज़ है। सुप्रीम कोर्ट का यह तबसरा हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची तालिबात और दीगर लोगों के लिए मायूस कुन कहा जा सकता है, क्योंकि यही दलील कर्नाटका के उस स्कूल ने भी पेश की थी जहां सबसे पहले हिजाब का मामला उठा था। बहरहाल हिजाब तनाज़े को लेकर सुप्रीम कोर्ट में समाअत अभी खत्म नहीं हुई और आइंदा पीर के रोज भी ये समाअत जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात के रोज कहा कि 10 साल की सजा पूरी कर चुके सभी कैदियों की अपीलों पर आने वाले दिनों में सुनवाई नहीं होगी। उन्हें जमानत दे दी जानी चाहिए। सिर्फ उन मामलों को छोड़कर जिनमें कैदी को जमानत ना देने की ठोस वजह हो। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय श्रीनिवास ओका की बेंच उम्र कैद की सजा काट रहे कैदियों की पिटीशंस पर गौर कर रही थी, जिनकी अपील कई हाई कोर्ट्स में पेंडिंग है। सुनवाई के दौरान
न्याय मित्र के तौर पर अपॉइंटेड एडवोकेट गौरव अग्रवाल ने बेंच को बताया कि उम्र कैद के मुजरिमीन की पहचान करने के दौरान 6 हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक हलफनामे दायर किए गए थे, जिनके एनालिसिस से पता चला कि हिरासत में लिए गए 5,740 मामले पेंडिंग हैं, जिनमें डिवीजन बेंच अपील और सिंगल बेंच अपील भी शामिल है। बिहार में लगभग 268 मुजरिमीन के मामलों पर वक्त से पहले रिहाई के लिए गौर किया जा रहा है। इसी तरह की कवायद ओडिशा और इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी की गई थी, जिनमें 385 मुजरिमीन जिन्हें 14 साल से ज्यादा वक्त तक हिरासत में रखा गया था, उनकी अपीलें पेंडिंग है। कोर्ट ने 2 ऑप्शन दिए हैं। पहला, जो मुजरिम 10 साल से ज्यादा सजा काट चुके हैं तो ऐसी हालत में जमानत देने से इनकार करने की कोई ठोस वजह मौजूद ना हो तो उन्हें जमानत दी जाए। दूसरा, उन मामलों की पहचान जहां मुजरिमीन ने 14 साल की सजा पूरी कर ली है, तब एक मुकर्ररा मुद्दत में वक्त से पहले रिहाई पर गौर करने के लिए हुकूमत को मामला भेजा जा सकता है, भले ही अपील पेंडिंग हो या नहीं। हालांकि बेंच को बताया गया था कि प्ली बार्गेनिंग, मुजरिमीन की कंपाउंडिंग और मुजरिमीन की प्री ट्रायल प्रोविजंस है, जिन्हें असरदार तरीके से लागू करने की जरूरत है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि यह काम पटना हाईकोर्ट और पैरा मैटेरिया की बुनियाद पर दूसरे हाईकोर्ट पर भी लागू होंगे। हालांकि इसके लिए 10 साल और 14 साल से ज्यादा से सजा काट रहे लोगों का डेटा ही लिया जाएगा। कर्नाटक के वजीर कानून JC मधुस्वामी ने कहा कि हम अपने मजहब की हिफाजत कर रहे हैं, हम इस बिल को जबरी तब्दीली मजहब पर रोक लगाने की पेशकश कर रहे हैं। आज कर्नाटका में रिलीजियस कन्वर्जन बिल पेश किया गया है, टेबल किया गया है। इस पर अगले 1-2 रोज में मबाहिस हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम किसी की आज़ादी पर हद-ए-गुन नहीं लगा रहे हैं। ख्याल रहे कि कर्नाटका की कानून साज काउंसिल में तब्दीली मजहब मुखालिफ बिल पेश कर दिया गया। मंजूरी हासिल होने पर इस बिल को कर्नाटक कानून साज असेंबली में भी पेश किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में मदारिस का सर्वे का अमल शुरू हो चुका है और धीरे धीरे हर छोटे और बड़े मदारिस में सरकारी अफसरान पहुंच रहे हैं। 15 सितंबर की सुबह हिंदुस्तान के बड़े और तारीखी मदारिस में शुमार दारुल नदबतुल उलमा में इंतजामिया की टीम सर्वे के लिए पहुंची। अफसरान के पहुंचते ही वहां नदवा के मैनेजमेंट से जुड़े लोगों और मकामी मीडिया एहलकारों की भीड़ जमा हो गई। सर्वे टीम ने दारुल नदबतुल उलमा के अलग अलग महकमों में तकरीबन 2 घंटे तक जांच पड़ताल की और कुछ जरूरी दस्तावेजात खंगाले। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सर्वे टीम में SDM, BSA और DM वगैरह शामिल थे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत चल रहे इस मशहूर मदरसे के चांसलर राबे हसन नदवी हैं, जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौजूदा सदर भी हैं। बोर्ड ने पहले ही उत्तर प्रदेश हुकूमत की तरफ से गैर मंजूर शुदा मदारिस के सर्वे पर एतराज करते हुए उसे गैर आईनी करार दिया है। बहरहाल दारुल नदबतुल उलमा के वाइस प्रिंसिपल अब्दुल अजीज नदवी ने आज मदरसे के सर्वे से मुतालिक बात करते हुए कहा कि हुक्काम से छुपाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। सभी जानते हैं कि हम इसे चंदे से चलाते हैं। जो कुछ हुक्काम ने मांगा था वो उन्हें फराहम कर दिया गया। एक रिपोर्ट में बताया गया कि सर्वे की टीम ने मदरसे में बच्चों की पढ़ाई से लेकर उनकी रिहाइश, खाने पीने के इंतजामात और दीगर सहूलियात का जायजा लिया। इस दौरान मदरसे को मिलने वाली माली इमदाद के बारे में भी सवाल किया गया। मदरसे के जिम्मेदारान से सवाल किया गया कि उन्हें फंडिंग कहाँ से मिलती है और उसका इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। वाज़ेह है कि दारुल नदबतुल उलमा में बड़ी तादाद में गैर मुल्की तुलबा भी तालीम हासिल करते हैं। इस मदरसे की शोहरत आलमी सतह पर है और यही वजह है कि दूर दूर से तुलबा इस्लामी तालीमात हासिल करने के मकसद से वहाँ पहुँचते हैं। बैरूनी तुलबा में बेशतर का ताल्लुक इंडोनेशिया, फिलीपींस और खलीजी ममालिक से देखने को मिलता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को कहा कि वो शंघाई ताउन तंजीम में इस्लाहात और तौसीर से उसे कसीर जहती और बाहमी तौर पर फ़ायदामंद ताउन का प्लेटफॉर्म बनाने के हक में है। और उज़्बेकिस्तान में समरकंद में 22वें शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान ममलिकत की सरबराही इजलास के लिए रवाना होने से पहले अपने बयान में मोदी ने कहा कि मैं उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मुज़रियोव की दावत पर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सरबराहान के इजलास में शिरकत के लिए समरकंद का दौरा करूंगा। मोदी ने कहा कि SCO चोटी कॉन्फ्रेंस में हम अहम इलाकाई और बैनुल अक़वामी मसाइल SCO को वुसअत देने और तंजीम के अंदर कसीर जहती और बाहमी तौर पर फ़ायदामंद ताउन को मज़ीद गहरा बनाने के बारे में ख्यालात के तबादले का मुंतज़िर हूँ। उन्होंने कहा कि कॉन्फ्रेंस में उज़्बेक सदारत में तिजारत, मईशत, सकाफत और सेहत के शोबों में बाहमी ताउन के हवाले से मुतअद्दिद फैसले किए जाने का इम्कान है।
वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि मुल्क में तालीमी निज़ाम को कौमी तरजीहात के मुताबिक बनाया जाना चाहिए। जुमेरात को प्रधान ने पहली से 5वीं जमात की तुलबा के लिए रामकृष्ण मिशन के जागृति प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए कहा कि तालीमी निज़ाम को हमारी कौमी तरजीहात के मुताबिक होना चाहिए, क्योंकि हमें 21वीं सदी के लिए ऐसे शहरी पैदा करने हैं जो आलमी रहनुमा हो। उन्होंने कहा कि तुलबा के लिए असातिज़ा की ज़ेर क़यादत जामे तालीमी निज़ाम पर तवज्जो के साथ हुकूमत की तरफ से बनाया गया नया तालीमी निज़ाम 2020 इस सिमत में एक अहम कदम है। रखूंगा सीबीएसई उसको मैंडेटरी तो ये नहीं हो सकता है, एक एडवाइजरी के रूप में आपके पास शायद 25,000 एफिलिएटेड स्कूल है, 28,000 स्कूलों में आप के पास आज भले ही गिनती नहीं होगा, सीबीएसई मानता होगा मेरे काम बोर्ड एग्जामिनेशन कराना, मेरा तो अपेक्षा है ऐसा नहीं है। आपकी काम है बाल बाटिका एनईपी, सीबीएसई भारत सरकार की इंस्ट्रूमेंट है। सीबीएसई की दायित्व बाल बाटिका 1 से है 12 तक, ये 15 साल की आयु वाले, 15 साल की अवधि वाले 17-18 साल की आयु तक बच्चों को वैल्यू एडेड एजुकेशन, मूल्य आधारित शिक्षा की एक पेडागोजी केवल रामकृष्ण मिशन नहीं है, अनेक सामाजिक संगठन, अनेक स्वयंसेवी संगठन, अनेक व्यक्ति, हम देखते हैं आप में से कई होंगे जो शिक्षा को एक पैसा नहीं मानते होंगे। आपके घर में भी दिक्कत होगा, आपके घर में भी बच्चे स्कूल जाते होंगे, आपके घर में 4 और समस्या होगा, चिकित्सा की समस्या होगा, बच्चों की रोजगार की समस्या होगा, आकांक्षा को पूर्ति करने की चैलेंज होगा। उसके बावजूद आप जब स्कूल पहुंचते खुद को खो देते हो, आप में रम जाते हो। उसी की नाम है मूल्य आधारित शिक्षा। आप में कुछ तो मूल्य है, इसीलिए आप खो जाते हो, आप भावुक हो जाते हो, आप वो 6 घंटा सब भूल के फिर 5 बजने के बाद अरे 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 बच्चा तो स्कूल में आया होगा, रो रहा होगा, ये आपको ध्यान में आ रहा है। इसलिए मेरा अपेक्षा सीबीएसई से रहेगा कि आप बाल बाटिका 1 to क्लास 12 तक ये सारे में एनसीईआरटी जो कैरिकुलम, जो फ्रेमवर्क आपको दे रही है उसको तो करिए ही, लेकिन एक वार फुटिंग पे हम क्राइसिस में इसे मानते चलिए। वैल्यूज जितने जल्दी पुनः स्थापित हो पाए, नहीं है ऐसा मेरा मानना नहीं है ही, थोड़ा उसको आईना दिखाने के काम होती है। आईना दिखने से सब तो हम सुबह से शाम तक आईना 8 बार दिखते हैं, आईना दिखाने की काम हम थोड़ा करें। सीबीएसई इसको एक एडवाइजरी ओब्लिक मैंडेटरी। रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के वजीर नितिन गडकरी ने वक्त की जरूरत के तौर पर इलेक्ट्रिक बसों के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल पर जोर दिया और कहा कि इससे आलूदगी में कमी आएगी और डीजल और खाम तेल की दरामद पर इन्हिसार कम होगा। जुमेरात को सब्ज और सेहतमंद ट्रांसपोर्ट के लिए पायदार मालियत से मुतालिक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि इस निज़ाम से माहौलियात को फ़ायदा पहुंचेगा और डीजल पेट्रोल पर हमारा इन्हिसार कम होगा। उन्होंने कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल को फ़रोग़ देने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में दिलचस्पी जाहिर करेगी। रोड है, रिंग रोड के बाजू में है, जो भी जगह मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन है आप सिलेक्ट करिए और उस लैंड का प्रपोजल लेकर मेरे पास आइए, मैं लॉजिस्टिक पार्क मंजूर करके दूंगा, ऐसा उनको विश्वास देना चाह रहा हूं। वैसे मैंने मुख्यमंत्री शिवराज जी को कहा है कि अटल प्रोग्रेस में, चंबल एक्सप्रेस में, ये शिवराज जी का सपना है, मेरा भी सपना है। इस पिछड़े हुए क्षेत्र में इटावा से लेकर कोटा तक एक्सप्रेस हाईवे के निर्माण में एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट की तरफ से काफी अड़चन थी। अब हमने अलाइनमेंट बदल दी है और इसकी अलाइनमेंट अब लगभग पूरी हो गई है। अब जल्दी ही डीपीआर बनेगा और 3 महीने के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि इसके भूमि पूजन के लिए फिर से एक बार यहां आऊंगा, तब एलिवेटेड रोड और चंबल एक्सप्रेस हाईवे का काम शुरू करने की पूरी कोशिश होगी।
ये जो अटल प्रोग्रेस वे बन रहा है चंबल एक्सप्रेस वे, इसके दोनों लॉजिस्टिक पार्क, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, स्मार्ट सिटीज, एजुकेशन हब, रिसोर्ट्स और एंटरटेनमेंट के केंद्र बनाने के बारे में मैंने मध्य प्रदेश सरकार को सुझाव दिया है और हम उनके साथ जोड़कर ये भी काम करेंगे, ये विश्वास देना चाहता हूं। हम मध्य प्रदेश में 3 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बना रहे हैं। इंदौर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, पीतमपुरा में बनाया जाएगा, मध्य प्रदेश सरकार के साथ एमओयू किया जाएगा। इसके अलावा भोपाल और जबलपुर में भी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनेगा। भोपाल का डीपीआर के लिए कंसल्टेंट नियुक्त किया है और राज्य सरकार जैसे जमीन देगी वहां काम शुरू होगा। मुझे बहुत खुशी है कि मैं अब हवा में चलने वाली बस ला रहा हूं। अभी मैंने बेंगलोर में घोषणा की कि फिलीपाइंस में 200 लोग डबल डेकर बस में हवा में उड़ते हैं, तो मैंने मध्य प्रदेश में शिवराज जी को कहा कि भोपाल में झील है और झील के ऊपर उड़ने वाली बसें शुरू करेंगे तो नीचे का ट्रैफिक कम हो जाएगा। जो ये रोपवे, केबल कार, फर्नीकुलर रेलवे, मेरे डिपार्टमेंट के पास इसका मैंडेट मिला है। मध्य प्रदेश सरकार ने 15 रोपवे बनाने का प्रस्ताव दिया है। ग्वालियर और उज्जैन में भी रोपवे के बारे में कहा है। ग्वालियर में फुलबाग स्क्वायर से किला तक 120 करोड़ की लागत से 1.5 किलोमीटर का रोने वाला रोड है, रिंग रोड के बाजू में है। जो भी जगह मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में आप सिलेक्ट करिए। दिल्ली में मुबैना शराब घपले के सिलसिले में आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक ताज़ा धमाका करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जुमेरात को एक और स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो जारी किया और दावा किया कि पूरी पॉलिसी घपले के लिए तैयार की गई थी। बीजेपी के कौमी तर्जुमान सुधांशु त्रिवेदी ने पार्टी हेडक्वार्टर्स में वीडियो जारी करते हुए कहा कि मुबैना घपले में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के जरिए बनाए गए मुलजिमों में से एक अमित अरोड़ा ने वीडियो में आम आदमी पार्टी और उसकी पॉलिसी को बेनकाब किया। उन्होंने कहा कि तुमने किससे कितने पैसे लिए, घपला कैसे हुआ, इस स्टिंग वीडियो में सब कुछ सामने आ गया है, इसमें सब कुछ है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि इस घपले को अंजाम देने के लिए बिल्कुल नई पॉलिसी बनाई गई है। पूरे भारत में 2 ही बड़ी ब्रांड हैं जो शराब की ब्रांड हैं, उनके 2 ही बड़े अधिकृत जो होलसेलर्स थे दिल्ली में, उन्हीं को दिया गया। जैसे 2 बड़ी ब्रांड डीआईजीओ और पेरी रिकार्ड हैं और उनके 2 जो प्रमुख होलसेलर्स हैं, एक का नाम है ब्रांडको और एक इंडो स्प्रिट, जिसका कि उल्लेख पहले भी आ चुका है। और इसमें वो व्यक्ति बता रहा है कि ब्रांडको ब्रांच वाले अमन ढल की तरफ से 60 करोड़ रुपए और इंडो स्प्रिट के समीर महेंद्रू की तरफ से के लिए 100 करोड़ रुपए उनके द्वारा देने की बात है। एक विषय। दूसरा, इसमें वो ये कह रहा, आप सभी जानते हैं, अगर मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर, इसके बीच में जो कमीशन तय होता है वो कंपनियां तय करती हैं। भिन्न भिन्न रिटेलर्स का कमीशन अलग अलग परिस्थिति के अनुसार तय होता है ताकि उसमें एक स्वस्थ व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा यानी एक हेल्दी बिजनेस कंपटीशन बना रहे। पर वो बता रहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि कमीशन सरकार ने तय किया और वो ये भी बता रहा है कि कमीशन किसका तय किया, होलसेलर का। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मैन्युफैक्चरर के लिए पैसे का इनपुट अधिक होता है क्योंकि उसे इंडस्ट्री लगानी पड़ती है, चलानी पड़ती है। रिटेलर को दुकान रखनी पड़ती है। होलसेलर जो है वो तो एक प्रकार का इंटरमीडिएट व्यक्ति होता है, उसका कमीशन यानी होलसेलर जो है वो पूर्णतः कमीशन के आधार पर चलता है और सर्वाधिक कमीशन उसका, और वह भी सरकार के द्वारा तय। और इसमें वो ये बता रहा है कि कमीशन लेने का औचित्य और आधार क्या था और किस प्रकार से वो पैसा लेकर बाकी लोगों को दिया गया। और इतना ही नहीं, यह भी दर्शा रहा है कि शराब के इस घोटाले के आधार पर लिए गए पैसे का गोवा और पंजाब में भी चुनावों में उपयोग किया गया। पूरे भारत में कांग्रेस ने कहा कि पार्टी सदर के ओहदे के लिए अगले माह होने वाले इंतखाब का अमल इंतहाई शफाफ है और उसमें कुछ भी छुपा हुआ नहीं है।
कांग्रेस इलेक्शन कमेटी के इंचार्ज मधुसूदन मिस्त्री ने जुमेरात को पार्टी हेडक्वार्टर्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सदर के इंतखाब का पूरा अमल शफाफ और खुला है और इसमें छिपाने वाली कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नए सदर का इंतखाब 17 अक्टूबर को होना है और कोई भी शख्स इस ओहदे के इंतखाब के अमल की शफाफियत को कहीं से भी देख सकता है। इंतखाबी अमल के बारे में इत्तला देते हुए उन्होंने कहा कि चारशंबे को इलेक्शन से मुताल्लिक़ अहदेदारों का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें सदर के इंतखाब की तैयारियों का जायजा लिया गया और वोटिंग में हिस्सा लेने वाले 9000 से ज़ायद मुंतखब मंदूबीन को शनाख्ती कार्ड दिए गए। उन्होंने कहा कि मुल्क का कोई भी रियासती कारकुन जिसके पास ये शनाख्ती कार्ड है वो कांग्रेस का मंदूब है और ऐसे 10 मंदूबीन के दस्तखतों की हिमायत से किसी भी शख्स को कांग्रेस सदर के ओहदे के लिए नामजद किया जा सकता है। उसी मीटिंग के अंदर सबको आइडेंटिटी कार्ड, जितने भी हमारे डेलीगेट्स चुने गए हैं जो 9000 से भी ज्यादा है, वो दिए गए थे। आइडेंटिटी कार्ड इस तरह से हमने सबके Q1 कोड के साथ में तैयार किए हैं, जो अगली 20 तारीख से पहले सभी स्टेट के अंदर सभी प्रदेश रिटर्निंग ऑफिसर उन डेलीगेट को देंगे। मैंने फिर से कहा था और उसको दोहरा रहा हूं, जिनकी कोई कंप्लेन थी कि अगर हम नॉमिनेशन फाइल करना चाहते हैं और दूसरे स्टेट के हमको 10 सपोर्टर चाहिए, तो वो हमको कहां से, अगर जो नॉमिनेशन वोटर लिस्ट हमको नहीं मिलेगा या नहीं देखने मिलेगा तो हम कैसे करेंगे? उसका जवाब फिर से कहता हूं मैं, ये आइडेंटिटी कार्ड है, जो डेलीगेट होंगे उनको ही पास ये आइडेंटिटी कार्ड होगा। आप किसी भी स्टेट के 10 लोग जो आप चुनना चाहते हो अपने सपोर्टर के तरह, तो उनसे आप पूछ लोगे कि आपके पास में आइडेंटिटी कार्ड है क्या ये? अगर जो हाँ बोलता है तो वो हमारा वोटर है, डेलीगेट है और उसकी साइन वैलिड है। दूसरा हमने ये भी किया है यहाँ पर कि 20 तारीख के बाद जो लोग नॉमिनेशन करना चाहते हैं या जो लोग, अदाकार रणवीर सिंह ने बरहना तस्वीर मामले में पुलिस को बयान दिया कि उनकी तस्वीर में से एक तस्वीर से छेड़छाड़ की गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रणवीर सिंह का कहना था कि उनकी एक तस्वीर को मॉर्फ किया गया, यानी उनकी उस तस्वीर से किसी दूसरी तस्वीर को मिला दिया गया। ख्याल है कि बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह के बरहना फोटोशूट केस में चेंबूर पुलिस ने अदाकार का बयान रिकॉर्ड किया था। इस मामले में पुलिस ने रणवीर को 2 बार समन भेजा था, जिसके बाद रणवीर अपनी कानूनी टीम के साथ चेंबूर थाने पहुंचे और पुलिस ने 2 घंटे तक उनका बयान रिकॉर्ड किया। इस दौरान पुलिस ने रणवीर से कई सवाल पूछे, मसलन बरहना फोटोशूट का कॉन्ट्रैक्ट किस कंपनी के साथ था, फोटोशूट कब और कहां किया गया, क्या आप जानते हैं कि इस किस्म की तस्वीर लोगों के जज्बात को ठेस पहुंचा सकती है। ख्याल है कि मैगजीन के लिए अदाकार की वायरल फोटो सीरीज ने इंटरनेट पर हलचल मचा दी थी। ये फोटोशूट 70 की दहाई के पॉप आइकन ब्रिट रेनॉल्ड्स को खिराज तहसीन पेश करने के लिए किया गया, जो कॉस्मोपॉलिटन मैगजीन के लिए 1972 में बरहना हो गए थे। राजस्थान में बंदी कुई यानी दौसा के आभानेरी के पास 2 साल की बच्ची 200 फीट गहरे बोरवेल में गिरी थी, जिसे 7.5 घंटे बाद देसी जुगाड़ के जरिए बाहर निकाला गया। मासूम की मां उसे देखते ही खुशी से रो पड़ी। उसने अपने
अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। एम्बुलेंस से बच्ची को अस्पताल ले जाया गया। वो सेहतमंद बताई जा रही है। इतला मिलते ही इंतजामिया की टीम मौके पर पहुंच गई थी और बच्ची को निकालने की कोशिशें शुरू की गई। मासूम 100 फीट की गहराई पर नजर आई थी। बच्ची को बचाने के लिए बोरवेल के बगल में 100 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया था। करीब 50 फीट तक गड्ढा खोदा जा चुका था। रस्सी से बांधकर पानी का बोतल बच्ची तक पहुंचाया गया। पानी पीने के लिए बोतल पर निप्पल भी लगाई गई थी। ये सारी कवायद कैमरे में दिख रही थी। बच्ची को महफूज देख अफराद खानदान के साथ टीम ने भी राहत की सांस ली। बिहार के बेगूसराय में चलती ट्रेन की खिड़की से मोबाइल चुराने की कोशिश में एक चोर की जान पर बनाई। जैसे ही उस चोर ने स्टेशन छोड़ रही ट्रेन की खिड़की में हाथ डालकर एक मुसाफिर का मोबाइल छीनने की कोशिश की, मुसाफिर ने उसे हाथ पकड़ लिया। दूसरे मुसाफिर ने चोर का दूसरा हाथ भी पकड़कर खींच लिया। इस बीच ट्रेन स्टेशन से बाहर निकल गई और चोर खिड़की से लटक गया। करीब 15 किलोमीटर तक मुसाफिर ने उसे ऐसे ही लटकाए रखा। ट्रेन के मुसाफिर इस चोर को बेगूसराय के साहेबपुर कमाल स्टेशन से कगड़ियों तक यूं ही लटका कर ले गए। इस बीच ट्रेन चलती रही और चोर लगातार मिन्नतें करता रहा कि हाथ टूट जाएगा, लेकिन मुसाफिरीन ने उसे नहीं छोड़ा। बाद में कगड़िया स्टेशन पर उसे जीआरपी के हवाले कर दिया गया। अगर जौन बच्चा बचोल के पकड़ खगड़िया ला चल पड़ी और भाई ना अगर जौन बच्चा बही चोल के पकड़ खगड़िया ला चल पड़ी और भाई ना अगर जौन बच्चा बही चोल के पकड़ खगड़िया ला चल पड़ी और भाई ना अगर जौन बच्चा बचोल के पकड़ खगड़िया ला चल पड़ी और भाई ना अगर जौन बच्चा बही चोल के साबिक नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी रॉजर फेडरर ने संन्यास ले लिया है। अगले हफ्ते लेवर कप उनका आखिरी एटीपी इवेंट होगा। उन्हें ग्रास कोर्ट के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। फेडरर के पास सबसे ज्यादा विंबलडन मेंस सिंगल टाइटल है। करीब 8 टाइटल उनके पास है। उनके नाम 6 ऑस्ट्रेलियन ओपन और 5 यूएस ओपन खिताब भी हैं। बरतानिया के लोग 19 सितंबर बरोज़े पीर शानदार जिंदगी गुजारने और अजीम विरासत छोड़कर जाने वाली मलिका एलिजाबेथ दुबम की सरकारी आखिरी रसूमात अदा करेंगे। मलिका ने 9 सितंबर को आखिरी सांस ली थी और तभी से शाही खानदान और बरतानिया के लोग शोक मना रहे हैं। आखिरी रसूमात के लिए कई ममालिक के सियासी सरबराहों से लेकर नुमायां शाही खानदानों के अफराद और दुनिया भर से मोअज़्ज़िज़ मेहमान बरतानिया तशरीफ ला रहे हैं। अगरचे सरकारी मेहमानों की फहरिस्त अभी तक जारी नहीं की गई, लेकिन न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट में उन ममालिक का जिक्र किया गया जिन्हें आखिरी रसूमात के लिए बुलाया गया। करीब 7.5 लाख लोग क्वीन एलिजाबेथ की आखिरी रसूमात का नज़ारा करेंगे। क्वीन एलिजाबेथ का ताबूत 14 सितंबर को लंदन के वेस्टमिंस्टर हॉल पहुंचा। वहां लोग अगले 4 दिन यानी 18 सितंबर तक महारानी के आखिरी दीदार कर सकेंगे। इस बीच वहां पहरा दे रहा एक गार्ड अचानक से गिर पड़ा। वो क्वीन के ताबूत के पास खड़ा था। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यूक्रेन में एक बड़े आबी ज़खायर को निशाना बनाने वाली मिसाइल हमले में डैम के टूटने के बायस सैलाब के खतरे के पेश नज़र करवीरिया के रिहायशियों से इलाका खाली करने की अपील की गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हुक्काम का कहना है कि रूसी मिसाइलों ने जुनूबी यूक्रेन के शहर क्रीवी रेह के करीब एक आबी ज़ख़ीरे के डैम को निशाना बनाया। शहर के सरबराह ने कहा कि कुछ इलाकों के मकीनों को इनखला के लिए कहा गया, लेकिन सूरत हाल काबू में है। यूक्रेन ने कहा कि रूस ने यह हमला उसके खिलाफ किए गए जवाबी हमलों का इंतकाम के तौर पर किया है। Уже 6 піднялося. От там берег, от там плот у нас стояв.
Там плигали за то, як вона називається, тарзанка. От його нема, але він вже там затоплений. Как это район называется правильно? Шибрас. Правильно? Да, правильно. Це Краматорський район. А вот поселок? А, поселок називається Сибратский. Садове товариство «Жінка». नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।